दोस्तों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, कई भ्रांतियां रहती है, कई तरह के ऐसी सोच रहती है कि ऐसी प्रॉपर्टी में हमें हक हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सी प्रॉपर्टी में हमें हक और हिस्सा मिलेगा। ये विचार हजारों लोगों के मन में उमड़ते रहते हैं और हमको इस तरह के कमेंट्स भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा लोगों को ये भी पता नहीं होता कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों प्रॉपर्टी में फर्क क्या है, इन दोनों प्रॉपर्टियों में अधिकार किस तरह रहते हैं, इनका बंटवारा किस तरह से होता है। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी रहता है कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होती है उसमें हक हिस्सा किस तरह से होता है, बंटवारा किस तरह से किया जाता है। उसी प्रकार से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से बंटवारा होता है, किस तरह से उस संपत्ति को बांटा जा सकता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है परदादा से दादा और दादा से पिता के पास आते हुए आप तक जब पहुंचती है तो किस तरह से वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी बन जाती है, और इसके बाद वो संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं कहलाकर स्व अर्जित से कमाई संपत्ति कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके लिए कौन सा जजमेंट आया है, इस जजमेंट में क्या कहा गया है और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सारी चीजें इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा हमेशा ये निवेदन रहता है कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करके हमारे साथ आगे बढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की, यानी कि स्व अर्जित कमाई से बनाई हुई प्रॉपर्टी की। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी स्व अर्जित कमाई से बनाया हो, यानी कि उसने अपनी मेहनत से मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करके किसी भी संपत्ति को बनाया हो, तो इस प्रकार की संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति कहलाती है। इसके साथ साथ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि आपके परदादा ने अपने पैसों से किसी संपत्ति को बनाया हो और उस संपत्ति को आपके दादा को दिया हो, दादा ने आपके पिता को दिया हो, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी जो आपके पास चलकर आती है वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहलाकर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही कहलाती है। इसमें होता यह है कि मान लीजिए आपके परदादा ने अपने पैसों से कोई संपत्ति बनाई और उन्होंने अपने पुत्र को यानी कि आपके दादा को दे दी और दादा से आपके पिता को मिली, और पिता ने अगर उस संपत्ति को या दादा ने उस संपत्ति को आपको विल कर दिया हो, आपको वसीयत कर दिया हो या आपको गिफ्ट कर दिया हो, ऐसी कंडीशन में जब वो संपत्ति आपको प्राप्त होती है तो वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है। यानी कि इस वीडियो में ये स्पष्ट एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी दादा को परदादा को उनकी स्व अर्जित कमाई से कोई प्राप्त संपत्ति है तो वो अगर आपको गिफ्ट कर देते हैं या विल कर देते हैं या आपके नाम से वो अपने अधिकार ट्रांसफर कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो संपत्ति आपकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति कहलाती है। यानी कि आपको वो संपत्ति जिस तरह व्यक्ति अर्जित करता है, स्व अर्जित संपत्ति अर्जित करता है, उस तरह से वो हो जाती है और उस संपत्ति को डिस्पोज करने के वो सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। आप उस संपत्ति को आगे किसी को विल कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को उसको गिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को पैसों के बदले में उस संपत्ति को बेच सकते हैं, यानी कि आप जो चाहें उस संपत्ति के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि वो संपत्ति अब आपकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति बन चुकी होती है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में क्लियर किया था और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 23 सितंबर 2019 को आई थी, जिसमें गोविंद भाई छोटे भाई पटेल वर्सेज पटेल रमन भाई माथुर भाई, और इस जजमेंट में ये क्लियर किया था कि किसी भी परदादा की कोई संपत्ति है और वो संपत्ति उसके दादा को मिलती है, दादा से होकर उसके पिता के पास जाती है, और वो संपत्ति अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को वो विल कर दी जाती है, वसीयत कर दी जाती है, यानी कि गिफ्ट कर दी जाती है या उसके हक अधिकार ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और उस डीड में किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा क्लॉज नहीं डाला जाता है, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति के हक में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाती है जिस व्यक्ति के हक में आपने उसको विल किया है, गिफ्ट किया है या सेल डीड बनाई है। इसमें दोस्तों कंडीशन सिर्फ एक ये रहती है कि अगर उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाए, यानी कि जो विल बनाई जा रही है, जो गिफ्ट डीड बनाई जा रही है या सेल डीड बनाई जा रही है, उसमें अगर ये क्लॉज डाल दिया जाए और वो क्लॉज ये है कि एज ए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इसको ट्रीट किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो फिर आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं बनती है, उस कंडीशन में वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर ऐसी सिचुएशन में उस प्रॉपर्टी को ना आप किसी को बेच सकते हैं, न किसी को वसीयत कर सकते हैं, न किसी के नाम से गिफ्ट डीड बना सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, यानी कि 3 से 4 पीढ़ियों के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है उस प्रॉपर्टी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और इस प्रकार की प्रॉपर्टी परदादा से दादा को मिलती है, दादा से पिता को मिलती है, पिता से आप तक आती है
और ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को एक ही व्यक्ति न तो सेल कर सकता है, न वसीयत कर सकता है, न किसी को गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी तमाम वारिस होते हैं उनका जन्म से बराबर बराबर का अधिकार होता है। और लास्ट में जो प्रॉपर्टी जैसे कि आपको मिली, तो आपके परिवार में जितने भी वारिस हैं और अगर एक बच्चे ने भी जन्म लिया है तो वो बच्चा बराबर बराबर का अधिकारी उस संपत्ति में होता है जितने की बड़े होते हैं। अब इस तरह की संपत्ति के बंटवारे में एक कंफ्यूजन पॉइंट भी आता है, और वो पॉइंट ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि 1956 से पहले की थी, जिसमें कि एक कानून मिताक्षरा लागू होता था, और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जो 1956 के बाद की प्रॉपर्टी है जिसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। तो अगर किसी भी प्रॉपर्टी का 1956 से पहले कोई बंटवारा हुआ है, कोई हिस्सेदारी हुई है या पार्टीशन हुआ है, तो उसमें जो तीसरी पीढ़ी है वो अपना हक क्लेम कर सकती है, अपने हक हिस्से को प्राप्त करने के लिए दावा कर सकती है, और उसमें उस पार्टीशन या हक हिस्सेदारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारा मैटर मिताक्षरा कानून के अंतर्गत आता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि दूसरी तरह की वो प्रॉपर्टी जो कि 1956 एक्ट, जो कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आता है, उसके तहत किसी भी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ हो, शेयर्ड हुआ हो या उसमें कोई हिस्सेदारी की गई हो, तो जिस व्यक्ति के हक में वो प्रॉपर्टी की गई है, क्या वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी? तो इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार कोई भी तीसरी पीढ़ी उस पर दावा नहीं कर सकेगी, और वो व्यक्ति जिसके हक में उसको निष्पादित किया गया है, उसका पार्टीशन किया गया है, वो संपत्ति उस व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को उस संपत्ति का अधिकार प्राप्त हुआ है, वो व्यक्ति उस संपत्ति को चाहे जैसे डिस्पोज कर सकता है, चाहे जिसे विल कर सकता है, चाहे जिसे वो गिफ्ट दे सकता है, या चाहे जिसे रुपयों के बदले में बेच सकता है। इसी तरह के दो जजमेंट 2016 और 2019 में भी आए थे, जिसमें इन सभी को क्लियर किया गया था। तो फाइनल रूप से कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है, अगर उसका पार्टीशन ओपन हुआ है और 1956 से पहले हुआ है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड जनरेशन यानी कि तीसरी पीढ़ी उसमें दावा कर सकती है, क्लेम कर सकती है, और संपत्ति प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। और यही चीज अगर 1956 के बाद हुई है, उसमें बंटवारा हुआ है या उस संपत्ति का डिवाइडेशन हुआ है और किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति में से कोई हक हिस्सा मिला है, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति बन जाती है, और वो व्यक्ति उस संपत्ति को चाहे जिसे बेच सकता है, चाहे जिसे विल कर सकता है, चाहे जिसे दान में दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हक हिस्से को किस तरह से बांटा जाता है, कौन से हिस्से में तीसरी पीढ़ी क्लेम कर सकती है, किस हिस्से में तीसरी पीढ़ी क्लेम नहीं कर सकती है, और किस प्रकार से वो संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति बन जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक जजमेंट के माध्यम से उसके विश्लेषण के तौर पर आपके सामने पेश किया गया है, और इस जजमेंट को आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।